Good morning students. Today we are going to start types of organization. There are two types of organization, that is formal and informal. Formal organization and informal organization. इस लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं उसको मैनेज करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हम अचीव करेंगे, इसमें हम कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ों को हम डिसाइड कर देते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक तो जिसमें होता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल डिफाइंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल, जिसमें कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, क्या सिस्टम फॉलो होगा, टॉप लेवल मिडल लेवल से कंसल्ट करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल से। तो और जो रिलेशन डिफाइन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्रिएट करना पड़ता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडल लेवल पे है। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है, क्योंकि जब फॉर्मल क्रिएट होगा तो उसमें कुछ लोगों के पर्सनल रिलेशन आपस में बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, authority and mutual relationship among all the employee working in an enterprise are clearly defined। जैसे यहाँ पे हमारा टॉप लेवल है, मिडल लेवल है और लोअर लेवल है। अब इसमें क्या है कि हर किसी का जो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं इन सब की वर्किंग क्लियरली डिफाइंड है। और इनको किस तरह से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल टॉप यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी सी डी ई। अब ये ए सबसे टॉप लेवल पे, अगर ए को अपनी बात कोई भी ई तक कहनी है तो ए किसको कहेगा, बी को, बी सी को, सी डी को और डी ई को। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल सिस्टम, एक स्केलर चेन हम यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। दैट मीन्स कि एक सिस्टमेटिक वे से टॉप लेवल को अगर लोअर लेवल से कुछ कंसल्ट करना है तो टॉप लेवल मिडल लेवल को कहेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को कहेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर ई को अपना कोई मैसेज कन्वे करना है बी तक तो ई अपना मैसेज पहले डी को कहेगा, फिर सी को, फिर बी को, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल वे से चल रही है कि पूरी कोई भी डायरेक्ट अगर टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, अगर वो लोअर लेवल से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता है तो फॉर्मल में ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल फॉर्मल वे से चलना है, एक सिस्टमेटिक वे से। जो हमने स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी डिसाइड कर दी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नेट के अकॉर्डिंग, an organization is formal when the activities of two or more persons are consciously coordinated towards a common objective। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जितने भी पीपल्स वर्क कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। और कोऑर्डिनेशन मेंटेन किसके लिए करना है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की वर्किंग में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन एम्प्लॉयज़ की वर्किंग में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं। इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर स्ट्रक्चर होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, मतलब पूरी तरह से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होती है। यहाँ पे किसी तरह की कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं रहती है। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो प्रोसीजर है सबको वही फॉलो करना है। कोई ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकता है, नहीं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर मेंशन है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वर्क क्या है, फिर वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क हमने डिवाइड किया है उसी पे बेस्ड है
कि किस पर्सन को क्या वर्क करना है, किसके पास उस वर्क को करने से रिलेटेड क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन है। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है। दैट मीन्स कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु इज़ सुपीरियर, हु इज़ सबऑर्डिनेट, इसको पूरी तरह से डेलिबरेटली मतलब सोच समझ के पूरी तरह से सजेशंस लेके फिर इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज़ इम्पर्सनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इम्पर्सनल है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पर्सनल फीलिंग नहीं, किसी तरह का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं। जो एक सिस्टम है, जो एक सिस्टमेटिक वे से वर्क हो रहा है, उसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप लेवल पे एक मैनेजमेंट है, मैनेजर है, और लोअर लेवल है। टॉप लेवल मैनेजर का जो यहाँ पे जो लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है वो टॉप लेवल मैनेजर का रिलेटिव है। तो ऐसा नहीं कि ये इसका रिलेटिव है तो टॉप लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं, ये इम्पर्सनल है। यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है। इट इज़ मोर स्टेबल, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ पूरी तरह से क्लियरली मेंशन्ड होती है और ये बिल्कुल स्टेबल होता है, क्योंकि जो जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जो अथॉरिटी दे दी है, जिसकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें स्टेबल रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिसाइड कर दी, यानी कि जिस पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि इसका बेनिफिट है, जो हमारे लेज़ी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम आउटपुट को, उनकी वर्किंग को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि हर पर्सन को हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दे दी है। दैट मीन्स अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है या किसी ने रॉन्ग आउटपुट दी है, रॉन्ग वर्क किया है, तो दैट मीन्स कि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली है, क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमें किसी की अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, अगर हमें किसी की जवाबदेही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो ईजिली कर सकते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क को बड़े सिस्टमेटिक वे से आइडेंटिफाई किया जाता है और सिस्टमेटिक वे से वर्क को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी वर्क के ओवरलैप होने के चांसेस नहीं है कि एक वर्क को कोई लोग 2 बार कर रहे हैं या फिर वो वर्क छूट जा रहा है, ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किया हुआ है कि 1 मैन 1 बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? 1 मैन 1 बॉस। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हर पर्सन का, किस पर्सन का कौन सुपीरियर है, किसकी क्या अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स कि एक पर्सन को जो ऑर्डर मिलेगा वो उसके सुपीरियर से ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनको ऑर्डर कौन देगा? परचेज मैनेजर। और ये उनको पूरी तरह से पता है कि उनको परचेज मैनेजर को ही जवाब देना है, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो परचेज मैनेजर के लिए ही है, उसी को देना है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ईजी टू गेट गोल्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम गोल को बड़े इजीली अचीव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े सिस्टमेटिक वे से काम हो रहा है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि कोई भी वर्क छूटे ना, किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग ना हो। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। वर्क हमारा बिल्कुल स्मूथ वे से चलता है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं रहता है। लिमिटेशंस हमारी इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। डिले इन वर्क, सबसे मेन जो लिमिटेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वो यही है कि डिले इन वर्क। यहाँ पे वर्क थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि यहाँ पे हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि ABCDE है। ए को अगर ई से कम्युनिकेट करना है तो ए पहले बी को मैसेज कन्वे करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को, डी ई को। मतलब यहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर हो रहा है कि हमारा जो वर्क है वो डिले हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई हमें फास्ट डिसीजन लेना है तब तक वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलना है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है कि एम्प्लॉयज़ की अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म हो जा रही है,
रीज़न क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ उसी तरह से वर्क करें जैसे उनको डायरेक्शन दी जा रही है। वो अपनी जो थिंकिंग है, अपनी क्रिएटिव, अपना इनिशिएटिव तो उनका धीरे धीरे किल हो जाएगा, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन, हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कोई भी अगर टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है और वो लोअर लेवल पे, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्या है कि एक सिस्टम को फॉलो करना है, दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन भी हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं, एक हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। टॉप लेवल के मैनेजर को अगर लोअर लेवल के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है तो वो मिडल लेवल से कंसल्ट होके करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपस में उनका रिलेशन नहीं बन पाता है, वो एक बिल्कुल फॉर्मल वे से ही वर्क करते हैं, और जब वो आपस में उनका रिलेशन नहीं बनता है तो कभी कभी जो अपने पॉइंट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपने सजेशंस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको वो नहीं रख पाते हैं। तो ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस हैं। होमवर्क में 2 MCQ क्वेश्चंस हैं और 2 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, और होमवर्क टोटली हमारा लेक्चर पे बेस्ड है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।